मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं, क्या पढ़ूं, या आप और मैं क्या पढ़ें और क्या सुने, वो भी अगर सरकार निर्धारित करने लगे तो भी क्या हम खुद को आजाद कह सकते हैं? क्या तब भी सच में लोकतंत्र का कोई मतलब बचेगा? ऐसा ही शायद आज के समय में होता अगर 1950 का रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य केस ना हुआ होता। इसी मुद्दे से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी से जुड़ा है हमारा आज का ये स्पेशल कार्यक्रम, जिसे मैं शशिधर लेकर आया हूं आपके अपने चैनल धे टीवी पर। हमारी आज से शुरू होने वाली खास पेशकश, भारत के ऐतिहासिक फैसले। तो कहानी उस समय की है जब भारत में संविधान लागू हुआ और केंद्र में नेहरू और अधिकतर राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी और उनकी नीतियों की आलोचना करती दो पत्रिकाएं छपा करती थीं। पहली क्रॉसरोड्स और दूसरी ऑर्गेनाइजर। आज की हमारी कहानी मुख्यतः क्रॉसरोड्स और रोमेश थापर से जुड़ी हुई है, लेकिन इस कहानी में ऑर्गेनाइजर की भी अहम भूमिका है। रोमेश थापर अंग्रेजी में छपने वाली साप्ताहिक पत्रिका क्रॉसरोड्स के प्रिंटर यानी मुद्रक और प्रकाशक थे। क्रॉसरोड्स तब के बॉम्बे और आज के मुंबई में मुद्रित और प्रकाशित हुआ करती थी, जबकि ऑर्गेनाइजर आज के समय के नई दिल्ली और तब की दिल्ली में प्रकाशित हुआ करती थी और कई अन्य राज्यों में इन पत्रिकाओं का वितरण हुआ करता था। अब तब की पत्रकारिता निर्भीक और कहीं ना कहीं सत्ता के विरुद्ध लिखने के लिए जानी जाती थी, लेकिन उस समय ये कौन जानता था कि देश के विभिन्न और दूर इलाकों के हिस्सों में दो पत्रिकाएं, जिसमें से एक दक्षिणपंथी और दूसरी वामपंथी थी, वो भारत में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और उस पर लगे प्रतिबंधों की दशा दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा जाएगी। तो हुआ यूं कि अंग्रेजी में छपने वाली साप्ताहिक पत्रिका क्रॉसरोड्स के रमेश थापर ने अपनी पत्रिका में कुछ ऐसे लेख लिखना शुरू किए जो कि उस समय की सरकार को बुरे लगने लगे। गौरतलब है कि इतिहासकार रोमिला थापर के भाई रोमेश थापर एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक थे और उन्होंने अपनी पत्रिका में ऐसे लेख प्रकाशित करना शुरू किए जो नेहरू की नीतियों, विशेषकर उनकी विदेश नीति की आलोचना करते थे। उस समय मद्रास राज्य के पश्चिमी भाग, जो अब केरल राज्य है, वहां एक कम्युनिस्ट आंदोलन जोर पकड़ रहा था और इस डर से कि क्रॉसरोड्स कम्युनिस्ट विचारधारा को और भड़का सकते हैं, इसी डर से मार्च 1950 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 की धारा 91A के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रॉसरोड्स के मद्रास में वितरण, बल्कि यूं कहिए कि घुसने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। इसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS द्वारा भी ऑर्गेनाइजर के नाम से एक संचालित पत्रिका, जिसके मुद्रक और प्रकाशक के रूप में ब्रजभूषण और संपादक के रूप में KR हल्कानी को भी मार्च 1950 में पूर्वी पंजाब सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1949 की धारा 71C के तहत नोटिस जारी किया गया और उनके प्रकाशन पर भी रोक लगा दी गई। ये ध्यान रखना होगा कि विभाजन के कारण उस समय के देश में चारों तरफ सांप्रदायिक तनाव बने हुए थे। बड़े पैमाने पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे भी हो रहे थे और उतने ही बड़े पैमाने पर पलायन भी हो रहा था। इन दंगों के मद्देनजर अप्रैल 1950 में भारत पाकिस्तान के मध्य नेहरू लियाकत समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। गौरतलब है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने से 2 दिन पहले प्रखर राष्ट्रवादी और RSS से जुड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था। अखंड भारत बनाने के जद्दोजहद के बीच ऑर्गेनाइजर ने 6 क्वेश्चंस और विलेन वर्सेस फूल्स शीर्षक से लगातार 2 लेख प्रकाशित किए, जिसमें सरकार के इस विषय पर तीखी आलोचना की गई थी कि वह मुसलमानों द्वारा खाली की गई संपत्ति को हिंदू शरणार्थियों को वितरित करने के बजाय उन्हें व्यक्तिगत आधार पर प्रशासित करना चाहता है। इसी कारण ऑर्गेनाइजर को नोटिस जारी की गई
और यह आरोप लगाया गया कि ऑर्गेनाइजर ऐसी सामग्री प्रकाशित कर रहा है जो सांप्रदायिक प्रकृति की है और इसीलिए इस पत्रिका को प्रकाशित करने से पूर्व सेंसरशिप के लिए सरकार के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि यह सब संविधान लागू होने के 2 महीने के भीतर ही हो रहा था। दोनों पत्रिकाओं ने अपने संपादकों के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दोनों ने ऊपर वर्णित कानून के संबंधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। तो रोमेश थापर ने मद्रास सरकार के आदेश को और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कानून को अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन माना, जो प्रत्येक नागरिक को वाक व अभिव्यक्ति की आजादी देता है, और यह दावा किया कि मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 की धारा 9(1)(a) मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, जबकि मद्रास राज्य ने यह तर्क दिया कि इस कानून में लिखित लोक व्यवस्था राज्य की सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है और राज्य सुरक्षा को बनाए रखने की शक्ति अनुच्छेद 19(2) में संविधान ने ही दे रखी है, जिसे युक्त प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। साथ ही ब्रजभूषण, जो ऑर्गेनाइजर की तरफ से मामले को उच्चतम न्यायालय ले गए थे, उनका भी यही आग्रह था कि इस तरह का पूर्व सेंसरशिप का मामला संविधान के अनुच्छेद 19(1) के विरुद्ध है। दोनों मामलों की सुनवाई करने के लिए तत्कालीन उच्चतम न्यायालय के 6 न्यायाधीशों की पीठ नियुक्त की गई, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया जी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 के बहुमत से दोनों मामलों में नेहरू सरकार के खिलाफ निर्णय दिया। गौरतलब है कि दोनों मामलों में बहुमत का फैसला जस्टिस M. पतंजलि शास्त्री जी ने लिखा था और जस्टिस S. फजल अली ने दोनों ही मामलों में अपनी असहमति जताई थी। इस फैसले में यह कहा गया कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और राज्य की सुरक्षा के आधार पर इसको बाधित नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रेस के सर्कुलेशन यानी वितरण को भी इसी आजादी का हिस्सा माना गया। न्यायपालिका ने यह भी कहा कि संविधान में स्पष्टता से अनुच्छेद 19(2) में ऐसे प्रतिबंध नहीं दिए गए हैं जिनके आधार पर उपरोक्त प्रतिबंध लगाए जा सके। बहुमत के फैसले में यह भी कहा गया कि जब तक वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला कानून पूरी तरह से राज्य की सुरक्षा को कम करने के खिलाफ निर्देशित न करता हो, तब तक ऐसा कानून 19(2) के तहत आरक्षण के दायरे में नहीं आ सकता। इन फैसलों के बाद पंजाब, पटना, मद्रास उच्च न्यायालयों ने भी अपने कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय का पालन करना शुरू कर दिया। यहां तक कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सरजू प्रसाद ने कहा कि एक व्यक्ति जो कि हत्या का प्रचार या उपदेश दे रहा हो और हिंसा को उकसा रहा हो, उसे भी संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत ऐसा करने की स्वतंत्रता होगी। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि यह निर्णय संविधान के पहले संशोधन के लिए उतने ही रूप से समान जिम्मेदार थे। इसके बाद ही संविधान को जून 1951 में संशोधित किया गया, यानी संविधान लागू होने के 17 महीने के भीतर और सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णयों के 13 महीने के भीतर संविधान सभा द्वारा पहला संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 2 में 3 नए युक्त प्रतिबंध डाले गए। ये प्रतिबंध थे लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। 1951 के अंत में मुख्य न्यायाधीश कानिया जी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। चूंकि तब कोई वरिष्ठता से न्यायाधीश बनने की प्रथा नहीं थी, इसीलिए नेहरू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यायमूर्ति M. पतंजलि शास्त्री जी की नियुक्ति का विरोध किया। हालांकि पूरे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तीफा देने की धमकी के बाद नेहरू को झुकना पड़ा और जस्टिस शास्त्री अगले मुख्य न्यायाधीश बने और 1954 तक देश की सेवा की। न्यायमूर्ति फजल अली, जिन्होंने दोनों मामलों में अपना असहमतिपूर्ण फैसला लिखा था, वे
सितंबर 1951 में सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन 1 महीने के भीतर ही उन्हें फिर से संविधान के अनुच्छेद 128 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके बाद वो मई 1952 तक न्यायाधीश रहे। 1952 में ही नेहरू सरकार ने उन्हें उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी और उन्होंने 1954 की शुरुआत तक उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। जब उन्होंने नेहरू के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इस्तीफा दे दिया। फजल अली आयोग के ही सुझावों पर 1956 में भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 1956 में नेहरू सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जस्टिस अली पर वाहवाही की बारिश यही नहीं रुकी और उन्हें मई 1956 में असम का राज्यपाल बना दिया गया, जो उस समय की सबसे अधिक मांग वाली राज्य था। हालांकि 1959 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक कहानियों और ऐतिहासिक फैसलों के बारे में जानने के लिए धे टीवी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।